अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है उसको हम कवर करेंगे और वो टॉपिक है 18 अमेंडमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि हर क्वेश्चन में हर पेपर में मुख्तलिफ एस्पेक्ट से पूछा जाता है। तो इसके कुछ सैलेंट फीचर्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे कि 18 अमेंडमेंट के सैलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। वैसे तो ये एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, तो इसलिए इस पे मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। ये पहली वीडियो है 18 अमेंडमेंट की। तो ये 18 अमेंडमेंट के हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स इसमें लिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें की गई है मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, तो हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 18 अमेंडमेंट हुई क्यों थी। इस तरह से हुआ था कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें जो है पीएम पार्लियामेंट्री सिस्टम को लगाया गया था, जिसमें पीएम के पास रियल पावर थी और प्रेसिडेंट एक टिटुलर हेड यानी एक सिर्फ जिसके पास पावर्स जो है कुछ भी नहीं थी, लेकिन असल जो पावर थी वो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज कर रहा था। तो फिर उसके बाद जब ज़िया-उल हक आया तो ज़िया-उल हक ने पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसमें क्या कि अब उसको उसमें अमेंडमेंट कर दी 7th अमेंडमेंट, जिसकी वजह से उसने शिफ्ट कर लिया उस सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ, और उसने ख़ुद के पास जो प्रेसिडेंट था उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई। उसने कुछ 7th अमेंडमेंट के थ्रू इस तरह से किया कि सिस्टम तो उसी तरह उसने प्राइम मिनिस्टर लगाया रहा पार्लियामेंट्री वाला, लेकिन उसने जो पावर शिफ्ट थी वो प्रेसिडेंट की तरफ कर ली, जिसमें उसके पास ये पावर आ गई कि वो असम्बलीज़ को अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइम डिज़ोल्व कर सकता था। ये एक बहुत बड़ी पावर थी और ये किसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में दुनिया में मौजूद नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान ने ज़िया ने अपने आप, क्योंकि वही प्रेसिडेंट था, तो उसने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये अमेंडमेंट करती थी, और उसने जो है पावर को शिफ्ट कर लिया था प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट की तरफ। तो इसी पावर को मुख्तलिफ 1990s में एक्सरसाइज किया गया और 3 बार असम्बली डिज़ोल्व की गई। इवन ज़िया ने भी जनेजो को डिज़ोल्व इसी पावर्स के तहत किया था। फिर इस तरह से हुआ कि 1998 में आके नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी से आया, तो उसने इसमें अमेंडमेंट की जिसमें जो है इस पावर को रिमूव कर लिया गया कि प्रेसिडेंट जो है, जो पहले अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ोल्व कर सकता था, अब वो ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम डिज़ोल्व कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से डिज़ोल्व नहीं कर सकता। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो एंड हो गई, लेकिन उसका रूल ज़्यादा टाइम नहीं चला तो मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ ने दोबारा उसके अंदर अमेंडमेंट करके 17 अमेंडमेंट ले आया, जिसने उसने ये सारी पावर्स को दोबारा से रिवाइव कर लिया कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी है, ये पावर भी है, और असम्बलीज़ को भी अपनी मर्ज़ी से डिज़ोल्व कर सकता है। तो ये चीज़ें दोबारा रिवाइव कर दी उसने। तो जब 2000 जब इलेक्शन हुए 2008 में, तो पीपीपी जब पावर में आ गई, तो ये कोशिश की गई कि जो असल कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसके जो असल फीचर्स थे उनको रिवाइव किया जाए, जो कि बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद हो चुके हैं डिक्टेटर्स के अमेंडमेंट्स की वजह से। तो इसलिए ये कोशिश की गई थी कि किस तरह से हम 18 अमेंडमेंट के ज़रिए उस सिस्टम को दोबारा से रिवाइव करें। तो इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। पार्लियामेंट्री कमेटी को टास्क दिया गया कि वो जो इस सिस्टम के लिए ऐसी अमेंडमेंट करे, कि ऐसी अमेंडमेंट को प्रपोज़ करे जिसके थ्रू हम दोबारा से 1973 के फीचर्स को वापस ला सकें, और किस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी को ला सकें सिस्टम के अंदर, और जुडिशरी को इंडिपेंडेंस को बहाल कर सकें। तो उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की वो आखिर में असम्बली में डिस्कस हुई, और वहाँ से अप्रूवल के बाद 19 अप्रैल 2010 को वो जो है अप्रूव हो गई। प्रेसिडेंट से भी उसको अप्रूवल मिल गया 19 अप्रैल। ये एमसीक्यूज़ में मोस्टली पूछ लेते हैं कि 18 अमेंडमेंट को प्रेसिडेंशियल अप्रूवल कब मिला था या प्रेसिडेंशियल एसेट कब मिला था। तो ये 19 अप्रैल 2010 को मिला था, ये याद रखिएगा। चलिए आते हैं कुछ इसके सैलेंट फीचर्स क्या क्या थे। कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मैं साथ साथ लिखूँगा। सबसे पहले अमेंडमेंट की गई आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में ये अमेंडमेंट की गई कि NWFP का नाम चेंज करके KPK रख दिया गया। ये एक्चुअली पीपीपी ने राज़ी की है। नैप वगैरह को, जो अवामी पार्टी थी, उसको आपको याद हो गया, हज़ारा की तहरीक भी चली थी इस टाइम में, और फिर आखिर में
इसका नाम चेंज करके ये खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। तो ये आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट की गई थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो की गई है वो आर्टिकल 6 में की गई थी। इससे पहले आर्टिकल 6 में ये होता था कि जो भी बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट का मतलब है ख़त्म करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ले आना, उसको एब्रोगेशन कहते हैं। उससे पहले आर्टिकल 6 में ये था कि जो भी बंदा एब्रोगेट करेगा वो उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। लेकिन आर्टिकल 6 में अमेंडमेंट ये की गई कि अब जो बंदा एब्रोगेट तो करेगा उसको भी जो सस्पेंड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ टाइम के लिए हमने सस्पेंड कर दिया, या उसको रिव्यू हम इसलिए नहीं कह ये रिव्यू नहीं है, सस्पेंड करेगा या उसको एबायंस में रखेगा। एबायंस में मतलब उसके सस्पेंड के ही उसमें आ जाता है। और ये तो 3 हो गए। और जो उनके साथ कोलैबोरेट करेगा, मतलब उनके जो रूल को लीगलाइज भी करेगा इस काम में, एब्रोगेशन में, सस्पेंशन में, एबायंस में, तो वो भी आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। कोलैबोरेटर से मुराद यहाँ उनकी जजेस था, क्योंकि जजेस हमेशा लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है डिक्टेटर के रूल को जो है लीगलाइज करते रहे हैं। तो उन्होंने जजेस को भी कोलैबोरेटर का वर्ड यूज़ करके जजेस को भी उसमें आर्टिकल 6 में इंक्लूड कर लिया गया। तो इसलिए आज के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा, सस्पेंड करेगा, एबायंस में रखेगा, या कोलैबोरेटर्स भी जो होंगे उनको भी आर्टिकल 6 के तहत सज़ा दी जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें किया गया, जिसमें सूबों को ऑटोनॉमी दे दी गई, उसमें इस तरह से किया कि जो कनकरेंट लिस्ट थे उसको एबॉलिश किया गया। कनकरेंट लिस्ट में 47 आइटम्स थे। अब कनकरेंट लिस्ट क्या होती है? अभी जब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 2 तरह की लिस्ट थी, एक फेडरल लिस्ट थी, एक कनकरेंट लिस्ट थी। फेडरल लिस्ट वो वाली लिस्ट थी जिसमें वो वाले तमाम आइटम मौजूद थे जिनमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है, प्रोविंसेस उस पर लेजिस्लेट नहीं कर सकती, उसको फेडरल लिस्ट कहते हैं। फिर दूसरी थी कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट वो वाली लिस्ट थी जिसमें सेंटर और प्रोविंस मिल के आपस में लेजिस्लेट करते हैं, दोनों साथ बैठ के लेजिस्लेट करते हैं। और अगर दोनों का डिस्प्यूट हो जाए किसी मामले में तो जो सेंटर की विल होगी वो डोमिनेंट होगी प्रोविंसेस के ऊपर। मतलब इनडायरेक्टली कनकरेंट लिस्ट में भी सेंटर का जो हाथ था वो रोल ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू प्रोविंसेस। तो इस वजह से और जो इतनी भी रेजुजरी पावर थी जो इन दोनों में जो फेडरल लिस्ट में और कनकरेंट लिस्ट में जो मेंशन नहीं थी पावर्स, वो सारी पावर्स जो हैं सूबों को दे दी गई, जिनको रेजुजरी पावर्स कहते हैं। तो अभी 18 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि सूबों को ऑटोनॉमी देने के लिए इन्होंने क्या किया, जो कनकरेंट लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट तो उसी तरह से है क्योंकि उसमें सिर्फ फेडरली लेजिस्लेट कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जितने भी होते हैं उस तरह से वो फेडरल की लिस्ट में होते हैं। कनकरेंट लिस्ट उन्होंने अबॉलिश की, इसमें 47 आइटम्स है। ये 47 आइटम्स इन्होंने क्या किए, सूबों को ट्रांसफ़र कर दिए। जब सूबों को ट्रांसफ़र किए तो इसका मतलब क्या है कि सूबों के जो इख्तियारात हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हर सूबे को 47 आइटम्स मिल गए हैं। तो इससे क्या हुआ, सूबों को ऑटोनॉमी देगी। अब ये 47 आइटम पूरे के पूरे ट्रांसफ़र नहीं किए गए, इसमें से 10 आइटम्स जो हैं फेडरल लिस्ट में ऐड किए गए हैं क्योंकि वो फेडरली इम्पॉर्टेंट थे, उनके ऊपर असिस्ट किया जाएगा प्रोविंशियल असम्बली को फेडरल की तरफ से। तो बाकी जितने आइटम थे वो कनकरेंट लिस्ट अबॉलिश करके प्रोविंस को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो ये हो गई, सूबों को उन्होंने ऑटोनॉमी दी, ठीक है, कनकरेंट लिस्ट को अबॉलिश करके। अब एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप उन्होंने लिया। अभी नवाज शरीफ क्योंकि 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बन चुका था और कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि 2 बार से ज़्यादा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो नवाज शरीफ इस बात पे एग्री हुआ कि 18 अमेंडमेंट वो उस टाइम पास करेगा जब ये कंडीशन रिमूव कर दी जाए कि प्राइम मिनिस्टर 2 से ज़्यादा बार भी जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो इसके तहत फिर इस चीज़ को रिमूव किया गया क्योंकि ये आर्टिकल 91 में मौजूद थी ये वाली चीज़। तो आर्टिकल 91 में अमेंडमेंट की गई और पीएम का जो ये कंडीशन थी कि वो 2 से ज़्यादा बार इलेक्ट नहीं हो सकता, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया और थ्राइस रख दिया गया। तो ये काम किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इसके अंदर की गई। इसके अलावा अभी आते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या क्या काम हुए।
अभी 18 अमेंडमेंट एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट इसमें ऐड किया गया था वो था 10A आर्टिकल 10A में अमेंडमेंट की गई थी। अब 10A में क्या अमेंडमेंट की गई थी, 10A इंक्लूड किया गया था, सॉरी, कि जो 10A था इसको इंक्लूड किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि जो भी क्रिमिनल होगा उसको फेयर ट्रायल का मौका पूरा दिया जाएगा। ठीक है, उसको पूरी तरह से फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा, वो अपना वकील भी करेगा, अपने आप को डिफेंड भी करेगा, सारा कुछ मीन उसको फुल एंड फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा फंडामेंटल राइट के हिसाब से इस 18 अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि इन्होंने आर्टिकल 19A ऐड किया था। 19A बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके तहत ये बात वाज़ेह की गई कि हर सिटीज़न को एक्सेस दी जाएगी इंफॉर्मेशन की तरफ, या ट्रांसपेरेंसी हम बोल सकते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का ये मतलब है कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है तो पब्लिक के पास ये राइट होगा कि वो उससे कोई भी पब्लिक की इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन पूछ सकती है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। उनको इन्फॉर्मेशन की तरफ एक्सेस, पब्लिक ऑफिशियल उनको ये नहीं कह सकता कि मैं आपको ये नहीं बताता, या वो जिस तरह से पब्लिक ऑफिशियल ख़ुद को एक रूलर समझते हैं और लोगों को कुछ नहीं बताते। तो इस आर्टिकल के तहत लोगों के पास जो है 19A के तहत एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी गई कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से किसी भी तरह का पब्लिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तीसरा बहुत नेक्स्ट जो उन्होंने ऐड किया था वो था 25A। ठीक है, ये आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं, ये इसी तरह से आपने मेंशन करने हैं जैसे मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो 25A में ये कहा गया कि सबके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, और ये कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट प्रोवाइड करेगी। तो ये फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स 10A, 19A, 25A ऐड किया गया। तो इससे आगे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो ये आप देख लें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।